चलिए, आज की सेवा आपका आरंभ होता है। 13A, B और C चार अलग अलग संख्याएं हैं और संख्याओं के प्रत्येक जोड़े 13A, 13B और 13C है। इनका HCF 13 है। ठीक है, हमें कह रहा है कि ABC प्रत्येक 60 से कम है, यानी ABC में प्रत्येक का मान 60 से कम है। साथ ही साथ कहा कि B का मान A से बड़ा है, तो B का मान A से बड़ा है लेकिन C छोटा है। ध्यान देना मेरे दोस्त, B का मान A से बड़ा है लेकिन C से छोटा है। इसका मतलब हुआ कि A से बड़ा B है और B से बड़ा C है। ठीक है, अच्छी बात है। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ये आपका 13, A एक हो गया आपका। ठीक है, ये आपका 13, A हो गया, ये आपका 13, B हो गया और ये आपका 13, C हो गया। ठीक है मेरे दोस्त, अब आप यहां ध्यान दीजिए कि ये हमारे पास चार संख्याएं हैं और चारों संख्या हमारा अलग अलग है। ठीक है, चारों हमारी अलग अलग संख्याएं हैं। हमें कह रहा है कि संख्या के प्रत्येक जोड़े 13A, 13B और 13C है। 13A, 13B और 13C है, इनका SCF हमारा 13 है। अब आप सोचिए, अगर ये दोनों मेरे दोस्त, इन दोनों का SCF 13 होगा, इसका मतलब ये भी 13 का मल्टीपल है। इन दोनों का एचसीएफ भी 13 है तो ये भी 13 का मल्टीपल होगा। इन दोनों का एचसीएफ भी 13 है तो ये भी 13 का मल्टीपल होगा। मतलब क्या है कि ये भी हमारा 13 का मल्टीपल होगा, ई भी 13 का मल्टीपल होगा और ई भी 13 का मल्टीपल होगा। क्योंकि मेरे दोस्त 13 के साथ 13 का मल्टीपल अगर नहीं होगा तो एचसीएफ 13 कैसे होगा। ये 13 का मल्टीपल नहीं होगा तो एचसीएफ 13 कैसे होगा। ये 13 का मल्टीपल नहीं होगा तो एचसीएफ 13 कैसे होगा। यानी इस बात को आप भली भांति समझिए। ठीक है, अब आप मेरे दोस्त यहां देखो आपको पता है कि B का मान A से तो बड़ा होगा लेकिन C से छोटा होगा, लेकिन यह भी सही है कि A, B, C तीनों का जो मान है वो 60 से छोटा है। तब तो मेरे दोस्त क्या होगा, दूसरी बात क्या, ये चारों अलग अलग संख्याएं हैं, चारों संख्या भी अलग अलग है। इसका मतलब है कि कोई दो संख्या बराबर भी नहीं होगा, और एक 13 है और बाकी तीन जो है वो 60 से छोटा है। तब तो मेरे दोस्त ये मेरा 26 होगा, ये 13 39 होगा और ये 13 चौको 52 होगा। दूसरा कोई उपाय नहीं है, क्योंकि हमें ABC को 13 का मल्टीपल भी रखना है और 60 से छोटा भी रखना है। साथ ही साथ ABC का मान 13 भी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि एक संख्या हमारा 13 ऑलरेडी है। हमें 13ABC चार अलग अलग संख्या रखना होगा। तो अगर ये एक मेरा 13 है और बाकी को 13 का मल्टीपल रखना है और 60 से कम रखना है, तब तो मेरी मजबूरी होगी कि 13 का दूसरा मल्टीपल, तीसरा मल्टीपल, चौथा मल्टीपल, क्योंकि पांचवा मल्टीपल पर जब जाएंगे तो 65 हो जाएगा जो कि 60 से बड़ा हो जाएगा। यानी हमारे पास A, B और C तीनों की संख्या 26, 39 और 52 ही हो सकता है। ठीक है, हमें कहा कि A और C और बाई में B का मान बताइए कि क्या होगा। A कितना है हमारा 26, B कितना है हमारा, ये हमारा है 52 और बटे ध्यान रखना A और C, तो A हमारा 26, C हमारा 52 और B कितना है, ये हमारा है 39। तो ये हो जाएगा हमारा 78/39, यानी कितना 2। तो इस क्वेश्चन का रिजल्ट हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है भाई, आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अरे जम करके लाइक शेयर कमेंट करेगा तब ना मजा आएगा हैं। लाइक शेयर भी जम के होना चाहिए, नहीं तो फिर मजा आता है। जिंदा छात्र बन के पढ़ेगा तब सिलेक्शन होता है, समझ गया। अब देखो भाई, ये क्या है, रूट के अंदर 86 माइनस 60√2 बराबर A-B√2। तो बताइए A² प्लस B² क्या होगा। अब इसके लिए आपको एक काम ये करना है कि सबसे पहले तो आप यहां देखिए क्या लिखा है। ये लिखा हमारे पास रूट के अंदर 86 माइनस 60√2। ध्यान देना अच्छे से, ये 86 और माइनस 60√2 लिखा है और बराबर ये A और माइनस B√2 है। मैं दोनों तरफ स्क्वायर करने जाऊंगा। हम जैसे ही दोनों तरफ स्क्वायर करने जाएंगे तो मेरे दोस्त ये क्या हो जाएगा, इधर से रूट हट जाएगा, ये मेरा 60√2 हो जाएगा बराबर। इधर A-B का होल स्क्वायर, ये मेरा A² हो जाएगा और ये मेरा क्या हो जाएगा, ये B² हो जाएगा और माइनस में 2AB,
तो -2ab करेंगे तो 2√2 और ये मेरा ab हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, अब यहाँ पर ध्यान दो। ठीक है, क्या हो गया मेरा यहाँ पर यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो हम क्या देख पा रहे हैं उसको समझिए। ये मेरा 86 है और माइनस ये मेरे दोस्त 60√2 को क्या हम 30 और गुने 2√2 तो लिख ही सकते हैं। आप कहोगे हाँ जी सर। और ये हम देख पा रहे हैं कि ये मेरा a² है, ये मेरा 2b² है, और माइनस यहाँ पर क्या देख रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा 2√2 और ये हमारा है ab। ठीक है, अब दोनों तरफ से अगर हम कंपेयर करते हैं तो हम दो बात देख रहे हैं। क्या, ab के जगह पर क्या है मेरे दोस्त 30 है, तो आपने ये देख लिया कि ab के जगह पर 30 है। ठीक है, साथ ही साथ a² प्लस 2b², a² प्लस 2b² इसके जगह पर हमारा 86 है। आप आराम से 86 लिखिए। ठीक है, अब a का मान क्या करना है, b का मान क्या करना है। अगर आप 6 और मेरे दोस्त 5 करते हैं तो 6 पंचे 30, ये 6 का स्क्वायर होगा, ये 2 गुने 5 का स्क्वायर होगा। 50 प्लस 36 बिल्कुल 86 हो जाएगा। यानी a और b का मान जो है ये आपने देख लिया कि a और b जो है ये हमें 6 और 5 जब रखे हैं तो इसको वेरीफाई कर दिया है। तो a और b का मान यहाँ 6 और 5 चलेगा। तो आइए थोड़ा ध्यान दीजिए, ये 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, 36 और 25 हो जाएगा √61। और √61 का मान क्या है, तो √61 का मान ये 64 से थोड़ा सा कम है, यानी 8 से थोड़ा कम होगा। तो 8 से थोड़ा कम होगा तो 64 से बिल्कुल थोड़ा ही कम है, तो 8 से थोड़ा ही कम कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आप कहाँ से लीजिएगा ये वाला मेरे दोस्त क्वेश्चन, कहाँ से इस सेट आपको मिलेगा। प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर जाइए, बीपीएससी टीआरई 4.0 का आप टेस्ट देखिए और उसी टेस्ट के अंदर जाइएगा तो ये सब क्वेश्चन आपको दिखेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसको देखते हैं। ये मेरे दोस्त क्या है हमारा, कह रहा है कि 14 सेमी ऊंचे शंकु के छिन्नक के दो वृत्ताकार फलकों की त्रिज्या 5 सेमी है। अच्छा, तो बताइए इसका आयतन क्या होगा। अब देखिए हम यहाँ पर ये देख पा रहे हैं, थोड़ा सा समझिए। द रेडियाई ऑफ टू सर्कुलर फेसेस ऑफ ए फ्रस्टम, ठीक है, ऑफ कोन इज 14 सेमी हाई आर 5 सेमी। ये कैसे हो सकता है मेरे दोस्त, ध्यान दो। अब इसके अंदर देख रहे हो आपका ऊंचाई कितना है और हमें आयतन मांग रहा है। आयतन क्या होगा, तो आपको पता है कि इसका जो आयतन होना है 1/3 पाई एच बड़ी आर स्क्वायर प्लस छोटी आर स्क्वायर प्लस आर और इंटू आर। अब छोटी आर कहीं पर मुझे नजर ही नहीं आ रहा है, ठीक है ना, नजर नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए। क्या, ये देखिए ना, आपको दिखाते हैं। सबसे पहले तो आप ये बताइए ये आपका क्या है, तो ये मेरे दोस्त हमारे पास एक छिन्नक है। ठीक है, अब यहाँ से आप देख सकते हैं, अगर यहाँ से आप इसके सेंटर को मिलाते हैं कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। ठीक है मेरे दोस्त, ये आपको क्या, ये क्या है, ये भी तो मेरी हाइट ही है। ठीक, अब आप यहाँ फोकस कर सकते हैं कि ये मेरे दोस्त हमारा 14 है तो ये भी मेरा 14 होगा। ठीक है, ये छोटी आर है तो ये मेरा छोटी आर हो जाएगा। अब ये बड़ी आर कितना है मेरा, तो बड़ी आर हम देख पा रहे हैं कि कैसे हो सकता है, इसमें कोई मान छूटा हुआ है, छोटी आर छूटा हुआ है ना। आओ मेरे दोस्त, कोई एक वैल्यू छूट गया है। फेसेस ऑफ फ्रस्टम ऑफ ए कोन इतना सेमी हाई आर 5 सेमी। मेरे दोस्त इसमें कुछ छूटा है, देख लेते हैं। 5 सेमी एंड 2 सेमी, तो देखो एक हमारे पास ये हमारा 5 सेमी है, छोटी आर कुछ न कुछ देना चाहिए, छोटी आर का मान मालूम नहीं है। ठीक है,
अब यहां देखो दोस्त मेरे, आओ जरा बैठाओ। 1/3, पाई का मान 22/7, एच हमारा 14 है, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, और ये होगा 5 दूनी 10। अब यहाँ से देखिए 7 दूनी 14 हो जाएगा। फाइनली ये 44 और बटे में 3, ठीक है। अब ये 25 और 10 35, 35 और 4 कितना हो जाएगा 39, ये हो जाएगा 13, 13 चौको 52, और 52 और 5 हो जाएगा 57। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें मेरे दोस्त एक डाटा की कमी था, ठीक है। और दो से दो, इसमें दो होता है ना सर्कुलर फेसेस, एक ये फेस है, एक ये फेस है। इसकी त्रिज्या अलग, इसकी त्रिज्या अलग, इसकी त्रिज्या 5 सेमी, उसकी त्रिज्या 2 सेमी था, जो क्वेश्चन के अंदर नहीं है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कर दिया, आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलो आओ मेरे दोस्त चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब आप इसको देखो और देखो यहाँ पर क्या है। ये देखो हमें कह रहा है कि 10 प्लस साइन बाई 10 माइनस साइन बराबर के प्लस 1 बाई के माइनस 1, तो के का मान क्या होगा, ठीक है। अब आपको हम एक छोटा सा पॉइंट समझाते हैं, उसको थोड़ा देखना। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। अब कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो है क्या? तो मेरे दोस्त अब देखो, हम कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज करते हैं। अगर a प्लस बी और बाय में हमारे पास a माइनस बी, ये एक फ्रैक्शन है। अब a प्लस बी और a माइनस बी ये हमारे पास एक फ्रैक्शन है, थोड़ा ध्यान से देखना। अगर a प्लस बी और a माइनस बी यदि हमारे पास ये फ्रैक्शन है और बराबर में मान लो कि 5/3 है, तो होता क्या है कि ये अंश प्लस हर और बटा अंश माइनस हर, यही कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो है। सेम यही चीज इधर कीजिएगा, तो अंश, ठीक है, एकदम ध्यान से देखिए, यही चीज इधर करिएगा तो हो जाएगा अंश प्लस हर और बटे अंश और माइनस हर। अब यहां से हम देखने जाएंगे, b से b कटेगा मेरा 2a हो जाएगा, a से a कटेगा मेरा 2b हो जाएगा, और बराबर कितने, ये 8/2। तो आप फाइनली यहाँ से यही देख पाइएगा कि ये हमारा हो जाएगा a और बटा b बराबर 8/2, यानी कि 4/1, ठीक है, 4/1। a बाई बी ये मेरा हो जाएगा 4/1, ठीक है। अब आप क्या समझे, पहले इसको मैं आपको समझाने का कोशिश किया, ये है क्या मेरे दोस्त। आप लोग पहले सॉल्व करते हो क्या, पहले यहां समझो। जब कभी भी a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में कोई नंबर होगा, अगर आप इसमें कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाओगे तो ध्यान रखना कि जो पहले है वो ऊपर बचेगा, जो बाद में है वो मेरे दोस्त नीचे बचेगा, ठीक है। तो ई अगर आप कर सकते हो तभी आप डायरेक्ट कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाना, नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। अब जैसे देखो यहाँ पर टेन थीटा और प्लस में साइन थीटा है, और बाई में मित्र मेरे यहाँ पर टेन थीटा और माइनस का साइन थीटा है, बराबर के प्लस 1 और बाई के माइनस 1। अब कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे तो जो पहले है वो मेरे दोस्त ऊपर बचेगा, ऊपर हो गया, और बाई जो बाद में है वो हमारा नीचे हो जाएगा। इधर जो पहले है वो ऊपर रहेगा, जो बाद में है वो नीचे रहेगा। अब आप ये देखिए कि ये हमारे पास साइन बाय कॉस, और नीचे में पहले से साइन है, बराबर हो जाएगा k/1। अब क्या होगा, तो अब यहां से हम देख पाएंगे कि साइन से मेरा साइन चला गया, फाइनली हो जाएगा k बराबर 1/cos कितना, ये मेरा सेक हो जाएगा। तो इस तरह से मेरे दोस्त k का मान कितना हो गया, आपका सेक हो गया। बड़े आराम से आप निकाल सकते हो, नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने में हालत खराब हो जाएगा। क्यों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने जाएंगे, क्यों टेंशन लेंगे, ठीक है। कोई बात नहीं, अब आप में से जिनको आ, पवन साहनी कह रहे हैं कि राधे राधे, राधे राधे भाई। अगर आप में से कोई कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो नहीं लगा सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, आराम से काम हो जाएगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इनको देखो, ये क्या है,
मेरे दोस्त ये हमें कह रहा है दो मीनार पी और क्यू के आधार के बिल्कुल मध्य से उनके शीर्ष की ऊंचाई के कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है। पी और क्यू की ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। अब आप यहां देखिए दो मीनार पी और क्यू है, ठीक है भाई। अब ये हमारे पास अब आप मेरे दोस्त यहां पर देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक मीनार पी है और एक हमारे पास ये मीनार क्यू है। हमें कहा गया कि पी क्यू को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर कहीं एक पॉइंट है, ठीक है। और इस पॉइंट से इस मीनार के शीर्ष के जो कोण हैं, मीनार के शीर्ष के जो कोण हैं वो मेरे दोस्त कितने हैं। तो ये हमारे पास 30 डिग्री, पी के लिए 30 डिग्री है और क्यू के लिए 60 डिग्री है, ठीक है। क्या हमसे कहा गया पी क्यू का आप पी क्यू के लेंथ का रेशियो बताइए। कोई बात नहीं, 30 डिग्री 30 डिग्री के लिए लंब हो जाएगा 1, आधार हो जाएगा √3। 60 डिग्री के लिए लंब कितने हैं √3 और आधार कितने हैं 1। आप यहाँ पर ये देख सकते हैं मेरे दोस्त कि अगर ये √3 है तो आप इसको भी √3 बना दीजिए। √3 बनाने के लिए √3 से गुना इसमें आप कर रहे हैं, जब इसमें से गुना किए हैं तो आपको √3 से इसमें भी गुना करना होगा। हाँ, ठीक है ना। अब आप इसको ध्यान से देखिए, अगर आपको पी और क्यू के हाइट की बात की जाएगी तो पी का हाइट कितना है 1 और क्यू का हाइट कितना है 3। तो ये हमारे पास हो गया पी और क्यू, ये हाइट का रेशियो 1:3। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, 1:3, 1:3। ठीक है भाई, चलो अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझेंगे। 5 नंबर हो गया। चलिए अब चलते हैं 6 नंबर की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन को आप भली भांति समझिए, क्या है ये सवाल। ये हमसे कह रहा है कि x बराबर क्यूबिक रूट 5 और +2, तो x³ - 6x² + 12x - 12 का मान क्या होगा। ठीक है, अब मेरे दोस्त आप यहाँ पर जैसे ही इस चीज को देख रहे हो तो काफी कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आओ अब ध्यान से देखो कि आखिर ये है क्या। ये हमारे पास x है, उधर से +2 आ जाएगा -2 बराबर। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्यूबिक रूट 5। ठीक है, x - 2 बराबर क्यूबिक रूट 5। ठीक, अब आप बोथ साइड क्यूब कर लीजिए। बोथ साइड क्यूब करिएगा तो ये मेरा a³ हो जाएगा, ये मेरा b³ हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसा करिए a³ - 3a² और +3ab² और -b³ तो 2 का क्यूब 8 और बराबर इधर क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा 5। ठीक है, आप ये देख पा रहे हैं कि ये हमारा x³ है, ये हमारे पास 6x² होगा और ये हमारे पास 12x होगा। अच्छी बात है, ये तो पूरा आ गया। यहाँ चाहिए -12, तो -8 तो है ही पहले से। अब ऐसा कीजिए 5 को 4 + 1 तो लिख सकते हैं, 4 को इस पार ले आइए -4 हो जाएगा बराबर आपके पास 1 रह जाएगा। तो फाइनली आप यही देख पाइएगा मेरे दोस्त, तहे दिल से आप सभी को ढेर सारा स्नेह है, प्यार है, आशीर्वाद है। और जिस भाई का एक मार्क्स से छूट गया मेरे दोस्त, आपके लिए विशेष स्नेह है मेरे दिल में।
ये वक्त आपके लिए कितना कठिन होगा ये मैं जानता हूँ, लेकिन अपने आप को इस वक्त संभाल के रखना है, अपने आप पर पेशेंस रखना है और मेरे दोस्त काम करना है। आने वाला दिन बहुत अच्छा होगा। ठीक है, चलिए आइए देखिए। अरे मेरे दोस्त, ए माइनस बी का होल क्यूब नहीं समझे? ए क्यू माइनस थ्री ए स्क्वायर बी और माइनस थ्री ए बी स्क्वायर और माइनस बी क्यू। ठीक है, नहीं समझे तो यहाँ देखो, ए माइनस बी का होल क्यूब क्या है? ए क्यू माइनस थ्री ए स्क्वायर बी और प्लस थ्री ए बी स्क्वायर और माइनस बी क्यू। ठीक है, तो ये हमारा ए माइनस बी का होल क्यूब है, तो मैंने ए माइनस बी का होल क्यूब कर लिया। और अब देखो क्यूबिक रूट 5 है, इसका क्यूब करेंगे तो ये 5 होगा। मुझे इधर 12 चाहिए था, इसलिए मैंने इसको 4+1 किया, 4 को इधर लेके आया, ये हो गया 12, उधर 1 रह गया। तो मुझे इसी का मान चाहिए था, जो कितना आ गया 1। आप आराम से 1 कह सकते हो, कोई समस्या कहाँ है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्त मेरे ये क्या कह रहा है, इस पर थोड़ा फोकस करते हैं। किसी व्यक्ति ने किसी धन को चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेशित किया। 2 वर्षों में धन बढ़कर 12,100 और 3 वर्षों में 13,310 हो गया, तो प्रतिवर्ष ब्याज की दर क्या होगी? अब आप यहां पे देख लो मेरे दोस्त, एकदम ध्यान से देखना। 2 साल में अगर अमाउंट 12,100 हो रहा है और 3 साल का अमाउंट 13,310 हो रहा है, तो सवाल है कि 1 साल में वृद्धि कितना हुआ? ये मेरा 0 है, ये मेरा 1 है। 3 में से 1 गया तो 2 होगा, 3 में से 2 गया तो 1 होगा। 1210 की वृद्धि हुई, तो 1210 की वृद्धि हुई है किससे? 12,100 से, और इंटू 100। यहां से हमारे पास 10% आया है। याद रखना, लगातार साल का अमाउंट दिया रहे या फिर 1 साल के गैप पर अमाउंट दिया रहे, लगातार साल का ब्याज दिया रहे, तो मेरे उस लगातार साल का ब्याज दिया रहेगा, वृद्धि प्रतिशत से रेट निकलेगा। और इस तरह से अगर अमाउंट में भी 1 साल का गैप रहेगा तो यहाँ से भी वृद्धि प्रतिशत से रेट निकलेगा। 2 साल का गैप रहेगा तो 1 साल पे ले आएंगे, 3 साल का गैप रहेगा तो 1 साल पे ले आएंगे, है ना? एकदम जिस प्रकार से कंपाउंड इंटरेस्ट आपने पढ़ा होगा, आने वाले टाइम में पढ़ेंगे, उसी तरह से हमने इसको बनाया है, बड़े सिंपल अंदाज में। कह रहा है कि समान धारिता वाले 3 जगहों में दूध और पानी के मिश्रण का अनुपात 3:1, 7:1, 11:5 है। तीनों जगहों को एक खाली कंटेनर में पलट दिया जाता है, उस कंटेनर में पानी और दूध का अनुपात क्या होगा? अब देखो ना मेरे दोस्त, हमें पूछ रहा है क्या? हमें पूछ रहा है पानी और दूध, जबकि दिया हुआ है दूध और पानी। तो बड़ा होशियारी से, तो हमारे पास मिल्क एंड वाटर का रेशियो पहला बर्तन में दिया है 3:1, दूसरा में दिया है 7:1 और तीसरा में दिया है 11:5। आप मेरे दोस्त अगर कायदे से देखते हैं तो थोड़ा समझने की कोशिश करिए। पहला में हमारा मिश्रण है 4, दूसरा में मिश्रण है 8 और तीसरा में मिश्रण है 16। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें कहा गया कि तीनों बर्तन में समान मात्रा में मिश्रण है, तो अगर समान मात्रा में मिश्रण कहा है तो होना भी समान मात्रा में चाहिए था, लेकिन है तो नहीं, तो कर दीजिए ना। ये हमारा 16 है, इसको 16 बनाने के लिए 2 से गुना, इसको 16 बनाने के लिए 4 से गुना कर दीजिए। ठीक है, और अब देखिए, यहाँ 4 से गुना कीजिएगा तो यहाँ भी 4 से, यहाँ 2 से कीजिएगा तो यहाँ भी 2 से, है ना भाई? तो बोलिए, ये हमारा 16 हो गया, ये भी 16 हो गया, ये तो 16 पहले से था ही। मैंने जैसी समान मात्रा किया उसके लिए यहाँ 4 से गुना, तो 4 से इधर भी है, 4 से इधर भी, 2 से गुना किया तो 2 से इधर भी, 2 से इधर भी। इसमें तो कुछ से करना नहीं पड़ा, तो इधर भी नहीं किया। अब यहाँ 2 से और यहाँ 2 से इसलिए ताकि 14 + 2 16 हो जाएगा, 12 + 4 16 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अब जरा देखिए कि 12 12 और 14 26, 26 और 11 कितना हो जाएगा? ये 37 हो जाएगा। ये 4 4 2 6 6 5 11 हो जाएगा, यानी 37:11। ये मेरा हो गया मिल्क एंड वाटर।
जबकि हमें चाहिए वाटर एंड मिल्क, तो क्या होगा? वाटर हमारे पास 11 है, मिल्क हमारे पास 37 है, ये आंसर जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 11 और 37। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि 11 और 37 हो गया। अच्छा, लाइक लाइक लाइक, अरे भाई तो जितना लाइव हो कम से कम उतना तो लाइक का बटन होना ही चाहिए, है ना। अब प्यार से मैं काम कर रहा हूं तो थोड़ा आप भी प्यार से कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं। प्यार का समंदर यहाँ हम लुटा रहे हैं, तो थोड़ी से प्यार आप लोग को भी तो मास्टर पे लुटाना ही चाहिए। ध्यान दो, देखो ये सवाल क्या है। ए और बी किसी काम को 20 दिन और 30 दिन में कर सकते हैं। ए पूरा टाइम तक काम करेगा और बी आधे टाइम तक काम करेगा। अब कह रहा है पूरा काम कितने समय में समाप्त हो जाएंगे। मेरे दोस्त देखो, ए जो है ना अपना 30 दिन में कोई काम खत्म कर रहा है, और ये जो आपका बी है मेरे दोस्त, ए खत्म कर रहा है कितने दिन में? 20 दिन में। और बी खत्म कर रहा है कितने दिन में? ये 30 दिन में। ठीक है भाई, पहले मुझे ये बताओ कि वो काम है कितना, वो काम है कितना। तो 20 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा? ये मेरे दोस्त हो जाएगा हमारा 60। एक ये हमारा वर्क हो जाएगा। 20 दिन में 60 काम, एक दिन में 3 काम। 30 दिन में 60 काम, एक दिन में 2 काम। ठीक है भाई, अब यहां पर हमें क्या करना है कि इन दोनों से काम तो कराना है, लेकिन किस प्रकार कराना है। ए करेंगे फुल टाइम काम, बी करेंगे आधा टाइम काम, तो बताओ काम कितने दिन में होगा। तो काम हमारा है 60। ए से फुल टाइम काम करवाओगे तो एक दिन में 3 काम करेगा। बी आधा दिन काम करेगा तो पूरा दिन में 2 काम, तो आधा दिन में 1 काम। अब 4 क्षमता से 60 काम कराओगे तो 15 दिन लग जाएंगे। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 15 डेज हो जाएगा, है ना। 15 डेज हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब इसको देखो मेरे दोस्त, ये क्या है। ये कह रहा है किसी बस की चाल ठहराव के साथ 60 किलोमीटर पर आवर और बिना ठहराव के ये 42, ध्यान दो अच्छे से, 42 किलोमीटर पर आवर। तो बताइए बस प्रति घंटा कितना देर रुकती है। आप मेरे दोस्त सिंपल सा एक काम कर लो, सिंपल सा एक कंसेप्ट दे देता हूँ। रेस्ट पर आवर का कंसेप्ट लगा लो। रेस्ट पर आवर बराबर क्या होता है भाई? डिफरेंस ऑफ स्पीड और अपॉन बिना रुके स्पीड और इनटू इनटू मेरे दोस्त 60। अब आप देख लीजिए, एक स्पीड हमारा 60 और एक 42 है, एक 60 है और एक 42 है। बिना रुके स्पीड कितना है? ये मेरा 60 है, और इनटू मेरे दोस्त ये 60 हो जाएगा। अब आप यहाँ से देख लीजिए 18। ठीक है भाई, 60 से 60 तो हमारा कट गया, सीधा हमारा हो जाएगा 18 मिनट। बराबर ये 18 मिनट आराम करेगा। बहुत आसान क्वेश्चन है और एकदम आसान कंसेप्ट के साथ मैंने आपको बढ़ाया, ठीक है ना। चलो थैंक यू वेरी मच। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये था हमारा 10 नंबर। मेरे दोस्त 11 नंबर सेम सवाल आ गया है, हो सकता है प्रूफ रीडिंग में मिस्टेक हो गया होगा, इसलिए से सेम क्वेश्चन आ गया है। बिना रुक के 80 की चाल से और जब रुक रुक कर चलता है तो 72 की चाल से प्रति घंटे कितने देर आराम करता है। तो अभी भी मैंने आपको बताया था कि रेस्ट पर आवर है ना, प्रति घंटा कितना देर आराम करता है, इसके लिए क्या करना है, स्पीड का डिफरेंस ऊपर रखना है और बिना रुके स्पीड जो है उसे नीचे रखना है, और इनटू मिनट में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई। अब देखो ये 8 से 10 बार में, 10 से 6 बार में, ये हमारे पास 6 मिनट हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का रिजल्ट हमारा 6 मिनट हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, चलो ये था हमारा 11 नंबर सवाल। आइए अब चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि कोई नाव 30 किलोमीटर पर आवर की 30 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत 3 घंटे में और धारा की दिशा में 1 घंटे में, शांत जल में ये नाव 60 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में जाएंगे। पहले तो आप ये देख लो मेरे दोस्त, धारा की दिशा में यानी कि नाव प्लस धारा, धारा की दिशा में अगर कोई 30 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में जा रहा हो, इसका मतलब 30 किलोमीटर पर आवर। और धारा के विपरीत यानी नाव माइनस धारा, ठीक है, धारा के विपरीत यही 30 किलोमीटर कितना, 3 घंटे में, तो मेरे दोस्त 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आओ अब इसे थोड़ा सॉल्व करें। जैसे ही आप सॉल्व करोगे एस एस आपका चला गया, ये आपका क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ बी। और ये मेरे दोस्त
तो ये 30 और 10 हो जाएंगे 40, यानी कि नाव की स्पीड हो जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर। और नाव की स्पीड क्या होता है भाई? शांत जल में नाव की चाल। ठीक है, नाव की जो स्पीड होती है वो एक्चुअल में शांत जल में नाव की चाल होती है। अब हमें कह रहा है 60 किलोमीटर की दूरी जाना है शांत जल में। शांत जल में नाव अपनी स्पीड से चलेगा 20 की स्पीड से। कितना टाइम लगेगा मेरे दोस्त? 3 घंटे। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 3 घंटे हो जाएगा। आप में से जिनका 3 घंटे आ रहा होगा एकदम करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल। पूजा कुमारी, अंजलि हैं, विभा हैं, रूमी हैं, विभा खान हैं, चलिए रूमी खान हैं, बहुत तरह, आसिया परवीन हैं, सभी लोग। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। आप लोग एकदम इसी तरह से काम करते रहिए और साथ ही साथ, है ना, लाइक का बटन भी प्रेस करते रहिए और शेयर वेयर भी बीच में संभव हो तो करते रहा कीजिए। अब देखिए इसको, एक अर्धगोले की त्रिज्या 14 सेमी है। 45 रुपए प्रति सेमी स्क्वायर की दर से अर्धगोले के बाह्य वक्र पृष्ठ को रंगने की लागत क्या होगी? सब सबसे पहली बात, अर्धगोले का जो बाह्य वक्र पृष्ठ होता है यह 2 पाई r² होता है। ठीक है ना? तो 2 पाई का मान 22/7, r², r हमारा 14 है, तो 14 सेमी और इंटू 14 सेमी हो जाएगा। ठीक है भाई, ये हो गया हमारा वो एरिया जिसको कलर करना है। रेट क्या है? 45 रुपए प्रति सेमी स्क्वायर। तो देख लो यहाँ पर 45 रुपये प्रति सेमी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखना सेमी स्क्वायर से हमारा 2 सेमी चला जाएगा। ठीक है भाई, अब ये देख लो भाई, यहाँ पर 7 दूनी हमारा 14 होने वाला है। ठीक है, ये हो जाएगा 4 और 4 गुने 22 88, और ये 14 25 70, 14 चौको, नहीं तो ऐसा कर लो, 14 दूनी 28, 28 दूनी 56, 56 5 61, और ये 45 और दूनी हो जाएगा 90। फाइनली 9 छः के 54, 9 एकम 9, 5 14, और मेरे दोस्त 54 54 और एक कितने हो जाएंगे? 55। 55 44 और 0। कितना बेहतरीन मेरे दोस्त, कहीं से आपको दिक्कत नहीं हो रहा होगा। सर आपका गुरुजी आज पटना से पढ़ाई है, मतलब? सीखा क्लासेस। क्या लिख रहे हैं? सुस्मिता मित्र, शेयर किसको करें? सबको नौकरी हो गया, एक हम ही बच गए हैं। अरे कोई बात नहीं, आपका भी हो जाएगा इस बार, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, बस मेहनत कीजिए अच्छे से। देखिए इसको, ये क्या है? कह रहे 1 + cos², 1 + cos का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, बाय कॉसेक स्क्वायर -1, और बाई मेरे दोस्त साइन स्क्वायर। ठीक है, अब कह रहे हैं बताओ इस ऑप्शन के अंदर कौन सा ऑप्शन मेरा आंसर होने वाला है। इसके लिए आप एक काम कर लो मेरे दोस्त, क्या आप थीटा का कोई मान पुट कर लो। ठीक, क्या मान पुट कर दूं यहाँ पे? आप ऐसा करो, 90 डिग्री डालोगे तो अनडिफाइन हो जाएगा, आप 45 डिग्री ही पुट कर लो ना। 45 डिग्री पुट करोगे तो 1 + 1/√2, इसका मेरे दोस्त होल स्क्वायर है, प्लस ये हमारा 1/2 हो जाएगा। नीचे ये हमारा हो जाएगा 2 - 1 और इंटू 1/2 हो जाएगा। फाइनली हम देख पाएंगे ये √2 और +1, तो √2 + 1 का यदि हम होल स्क्वायर देखें मेरे दोस्त, ये तो हमारा हो जाएगा √2 और +1 का होल स्क्वायर, और नीचे में 2 और प्लस में 1/2। फाइनली मेरे दोस्त ये हमारा 1/2 होगा। एलसीएम लेंगे तो निश्चित तौर पे 2 से 2 खत्म हो जाएगा। ये √2 + 1 का होल स्क्वायर जो है ये हो जाएगा 3 + 2√2, और प्लस में ये रहेगा 1, यानी फाइनली ये हमारे पास हो गया 4 और प्लस 2√2। बहुत करेंगे तो 2√2 यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये मेरा √2 + 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देख लो कि ये किस ऑप्शन के अंदर ऐसा है। अब मेरे दोस्त अगर हम इसको थोड़ा सॉल्व करना चाहेंगे तो हमें एक ही जगह ये चीज़ दिखेगा, ये 2 हो गया, ये हमारा sec 45, 1 प्लस, और ये हो गया sec 45। देखिए ये आपके आंसर से मैच हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। यानी मेरे दोस्त सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, बड़े आराम से मेरे दोस्त आप कर लोगे, कहीं समस्या नहीं है।
ठीक है ना। आप मेरे दोस्त हाँ हाँ, डिग्री वैल्यू से आराम से आप बेसिक से भी कर सकते थे, लेकिन मैंने डिग्री वैल्यू से कराया, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ। ठीक है, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इसको देखो, ये क्या है। कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में ए हमारा 90 डिग्री है, डी एडी डी पर एडी लंब बीसी है, ए बी बराबर 12, बी सी बराबर ए सी बराबर 16, बी डी का मान क्या होगा। अब देखो दोस्त मेरे, ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है, ये रहा एक समकोण त्रिभुज। ठीक, हमें पता है कि ए हमारा 90 है, अगर ये 90 है ये बी हो जाएगा और ये मेरा सी हो जाएगा। ठीक है, ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी। अब आप गौर से देखिए, ए डी, एक मिनट, ये ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी। ठीक है भाई, ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ए बी बराबर 12 है, ए बी बराबर 12 सेमी है, ए सी बराबर 16 सेमी है, ये मेरा 16 सेमी है। तो 12 16, तो ये ट्रिपलेट से कितना हो जाएगा, ये मेरा 20 हो जाएगा। ये 12 है, 16, 16 है, तो ट्रिपलेट से 20 होगा। 3 4 5, 4 गुना करेंगे तो 12 16 20 हो जाएगा। ठीक है, हमें कह रहा है बीडी की लंबाई बताइए क्या होगा। मेरे दोस्त, अगर इस बीडी की हमें लंबाई चाहिए, ये कैसे फाइंड होगा। हम्म 4, ठीक है, कोई बात नहीं। अब मेरे दोस्त यहाँ देखो, इस बीडी की लंबाई कैसे फाइंड करते हैं। ये हमारे पास अगर x है, ये कितना हो जाएगा हो, तो ये हमारे पास हो जाएगा 20 और माइनस x। ठीक, सबसे पहले तो आपको ये करना चाहिए कि एडी निकालना चाहिए। एडी क्या होगा, 1/2 आधार गुने लंब 12 गुने 16, इस समकोण का एरिया है, और 1/2 इधर से आधार हमारा 20 हो जाएगा, और मेरे दोस्त लंब हमारे पास एडी हो जाएगा। ठीक, 1/2 से 1/2 चला गया, ये हो जाएगा हमारा 10 और ये हो जाएगा हमारा 6, 16 छः की 96, 10 आएगा बट्टा में तो 9.6, ई मेरा एडी हो जाएगा। तो ई हो गया मेरा 9.6। ठीक है, हमें लगता है कि विशेष दिमाग यहाँ पे नहीं लगाना चाहिए क्या, हमारे पास ये भी तो एक समकोण त्रिभुज है। आप कहोगे हाँ सर, समकोण त्रिभुज में डायरेक्ट एक्स निकाल लो ना, एक्स बराबर क्या होगा। तो देखो, इस समकोण त्रिभुज में कर्ण है 12, लंब है 9.6, आधार निकालना है। ठीक है, कर लो आराम से। ये बताओ, 12 का स्क्वायर कितना होगा, 144, और माइनस ये 96, 100 कम है, 100 से 4 कम है, 4 का स्क्वायर 16, और 4 कम है तो 4 और कम कर दो, कितना हो जाएगा हमारा 92। ठीक है भाई, एक अंक पहले डेसिमल है, अब 2 अंक पहले डेसिमल हो जाएगा। अब आप जैसे ही इसको घटाएंगे तो आप देख लीजिए, 14 में से 6 गया तो 8 हो जाएगा, ये रह जाएगा मेरे पास 3, सॉरी 14 में से 6 बोल दिए, 10 में से मेरे दोस्त 6 घटेगा तो ये मेरे पास 4 रह जाएगा, 9 में से 1 गया तो ये मेरा 8 रह जाएगा, और ये देखो, ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 3, 3 में से 2 गया तो 1 हो जाएगा, और 14 में से 9 गया तो 5 हो जाएगा है। अब इसका यदि हम निकालने चले जाए वर्गमूल, तो ये क्या होगा, तो ये तो मेरे दोस्त कुछ ज़्यादा हो जाएगा, बात 72 की है, 72 का। तो दोस्त मेरे देख लो, 72 नहीं 7.2, का ऐसा करो ना 2184 ही मानो, तो ये 72 का स्क्वायर करेंगे तो 22 का स्क्वायर 484, कैरी रह जाएगा हमारा 4। अगर हम 25 घटाते हैं 72 में से, तो ये हमारे पास 7 हो जाएगा, और मेरे दोस्त ये हमारे पास कितने, तो 4 हो जाएंगे, जोड़ देंगे 4 51, बिल्कुल सही है। यानी कि आप इसका वर्गमूल निकालने जाओगे 7.2 हो जाएगा। अब आपको 5184 का वर्गमूल निकालने नहीं आता हो तो भी आप थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं। ये 8 के स्क्वायर 64, यानी आप समझ लीजिए कि वो 60 से ऊपर की चीज़ है, जबकि ये 51 का मामला है। 51 6 से तो बड़ा होगा 36 से, लेकिन 49 के करीब है, इसलिए मैंने 72 को स्क्वायर करके देखा तो देखा 5184 हो रहा था। इसका मतलब श्योर हो गया कि इसका जो वर्गमूल है वो 7.2 है। तो 7.2 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है।
अब देखो मेरे दोस्त, आप कह रहे हैं कि आज तो 22 होना चाहिए था। अरे 22 हम एक दिन पहले ही करा दिए थे मेरे दोस्त, फ्राइडे को ही 22 करा दिया था, इसलिए आज 21 हो रहा है। कल से वापस फिर उसी तरह से होने लगेगा। कल मेरे दोस्त 23 हो, कल 23 आपको नजर आएगा, ठीक है। इतना तो हमने पहले ही करा दिया था, इतना इसके लिए इतना हेडेक काहे लेना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसको देखो, ये क्या है। कह रहे कि वृत्त के चारों ओर एक चतुर्भुज एबीसीडी खींचा गया। ए बी इतना, बी सी इतना, सी डी इतना, ए डी का मान क्या होगा। अब आप मेरे दोस्त इसको देखिए कि ये क्या है। देखिए, एक चतुर्भुज के, एक वृत्त के चारों ओर चतुर्भुज खींचा गया, ए बी सी और डी, ठीक है। याद रखना, जब किसी वृत्त के बाहर से इस तरीके से चतुर्भुज खींचा जाएगा कि चतुर्भुज की चारों भुजा को वृत्त स्पर्श करेगी, तो वैसी स्थिति में आमने सामने की दूरी का योगफल बराबर होता है। यानी ए बी और प्लस सी डी, ये हमारा हो जाएगा ए बी और प्लस सी डी बराबर ए बी और प्लस सी डी बराबर बी सी प्लस ए डी। ये हमारा हो जाएगा बी सी और प्लस में ए डी, ठीक है। अब आप देख लो मेरे दोस्त, ए बी हमारा कितना है, 8 सेमी है। सी डी हमारा कितना है, 6 सेमी है। बी सी कितना है, 7 है। और ए डी कितना है, तो ए डी हमें मालूम नहीं है। अब मेरे दोस्त यहाँ से देखना, 14 में 7 गया तो 7, ये हमारा हो जाएगा ए डी। इस तरीके से आपने देख लिया और कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ, ठीक है। तो ये हमारा हो गया है 7 से। अच्छा, प्रेजेंट करंट बैच कब से है। देखिए प्रेजेंट करंट बैच जो है ना, प्रेजेंट करंट बैच हमारा 3 से 5 में है। ऑनलाइन में श्रद्धा बैच है, और ऑफलाइन आप आते हैं तो ऑफलाइन भी आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अलग, सुबह में जो क्लास लेते हैं वो बुक है रुक्मिनी का बुक, रुक्मिनी पब्लिकेशन से जो अपना बुक है वो है। और अभी जो हम क्लास लेते हैं ये हमारा प्रैक्टिस सेट है। दो संख्याओं का अंतर हमारा 10 है, उनका एलसीएम इतना, एचसीएफ इतना है, तो बताइए दोनों का योगफल क्या होगा। अब ध्यान दो मेरे दोस्त, यदि एलसीएम हमारे पास सॉरी, दो संख्या का एचसीएफ अगर 10 है, तो वो संख्या 10 का ही मल्टीपल होगा, ठीक है भाई। अब इन दोनों का अंतर दिया हुआ है 10, 10A और 10B, इनका जो अंतर है वो मेरे दोस्त हमारा 10 है। अगर हम 10 कॉमन कर लें, ये A माइनस बी जो है ये हमारा 10 होगा, तो A माइनस बी बराबर कितना, ये मेरा 10 हो जाएगा। तो A माइनस बी कितना हो जाएगा, ये हमारा 10 हो जाएगा। दूसरा, हम देख रहे हैं इनका एलसीएम 120 है, तो 10A और 10B का एलसीएम हो जाएगा हमारा, दोनों में 10 कॉमन है तो 10, जो कॉमन नहीं है उससे गुणा कीजिए। ये हमारे पास कितना है, 120। यानी A इंटू बी अगर हम देखने चले जाएं तो ये मेरा हो जाएगा 12, ठीक है। A इंटू बी हो जाएगा 12। तो अब हम क्या देख पा रहे हैं कि ऐसी दो संख्या जिसको घटाने से 10 हो जाए और मेरे दोस्त गुणा करने से 12 हो जाए, ऐसे कैसे हो जाएगा भाई। ऐसी कोई संख्या अवेलेबल है क्या। क्या मांगा है मुझे, दोनों का योगफल, ठीक है निकाल लो योगफल। ए प्लस बी बराबर क्या होता है भाई, ए प्लस बी बराबर ये भी तो होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4AB। तो देख लो आप, ए माइनस बी हमारा 10, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, प्लस 4 गुने ए बी का मान हमारा 12 है। ये कैसे हो सकता है, कहीं कोई समस्या हुआ है, एक बार रुक जाओ चेक कर लेने दो। हमें कह रहा है 2 नंबर का डिफरेंस 10 है, ओ सॉरी, मेरा भी सही बोले नहीं कि दिमाग मेरा भी लगता है हैंग हो गया, कि 10 से 10 कट गया तो ये मेरा 1 हो गया ना, ठीक है। अब ऐसी दो संख्या जिनका अंतर 1 है गुना करने से 12, वो मेरे दोस्त 4 और 3 ही होगा, 4 और 3 ही, ये 12 हो जाएगा। और ई मेरा 4 माइनस 3 1 हो जाएगा, यानी एक आपका 4 हो गया, एक आपका 3 हो गया, दोनों को जोड़ेंगे
40 प्लस 30 ही मेरा 70 हो जाएगा। तो 70 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सर आप कहाँ थे? कई दिनों से हम आपको खोज रहे थे। आज आप मिल ही गए। चलिए, चलिए अच्छी बात है मेरे दोस्त, आखिर मुलाकात तो हुई। इसको देखिए, ये क्या है? ये कह रहा है 1, -2 सेंटर और रेडियस 4 वाले वृत्त का समीकरण क्या होगा। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ, क्या मेरे दोस्त, हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, और इस सर्कल का सेंटर अगर H, K है, और मेरे दोस्त एक पॉइंट सर्कल पर X, Y है, और ये जो रेडियस है अगर मेरा R है, तो आप जानते हैं इस वृत्त का समीकरण क्या होगा। X माइनस एच का स्क्वायर प्लस Y माइनस के का स्क्वायर और बराबर R स्क्वायर। ये मेरे दोस्त क्या है? ये हमारे इस वृत्त का समीकरण है। ये इस वृत्त का समीकरण है, ठीक है। अब थोड़ा फोकस करना। तुम्हारा सेंटर 1, -2 है। x और -1 का स्क्वायर, y और माइनस माइनस +2 हो जाएगा इसका स्क्वायर, बराबर R स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा a स्क्वायर 2ab और प्लस में b स्क्वायर, बराबर ये 16 हो गया। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस में 4y। सोचिए, ये हमारा है 1 और 4 5, 5 जाके उधर घटेगा तो हो जाएगा 11। बताइए ये कहाँ है? तो ये हमें यहाँ पे दिख रहा है। बड़े आराम से आप देख रहे हो, कहीं दिक्कत आपको नहीं हो रहा होगा। साइंस का भी होगा क्या? हाँ जी, साइंस का होता है 10 बजे रात में, ठीक है। साइंस का 10 बजे से होता है, आप टेंशन मत लीजिए। ऑप्शन नहीं दे रहा है मेरे में, क्यों? अच्छा वो सब ठीक हो जाएगा, बढ़िया ना। फिलहाल फिलहाल डिस्कशन तो खत्म कीजिए। हैं, देखिए क्या है ये। मेरा दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में 72% मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 572 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है। सभी मतों को अगर वैध माना जाए तो डाले गए कुल मत कितने हैं? अब देखिए, मान लेते हैं कि कुल मत जो है वो आपका 100x है। अब 100x में विनर को क्या मिला है? 72x मिला है। तो निश्चित तौर पर लूजर को क्या मिला होगा? तो मेरे मित्र 28x मिला होगा, ठीक है। तो हमारे पास विनर को 72 मिला है और लूजर को मेरे दोस्त क्या मिला है? 28 मिला है, ठीक। विनर को 72 मिला है और लूजर को 28 मिला है, ठीक। सवाल यह है कि विनर विन कितना से करता है। तो 72 में आप 28 हटा दीजिए, 44। तो मेरे दोस्त ये विनर को, ये लूजर को, तो विनर कितना से विन करेगा? 44x। और ये 44x कितना दिया हुआ है? 572। अगर x का मान निकालने चले जाएं तो क्या हो जाएगा? तो आप इधर देख लीजिए, 8 चौको 32, 8 चौके 32 ना, 44 से कटने वाला है क्या? 11 पचे 55 और 11 दूनी 22, 11 चौको 44, 4 से काटेंगे 13, ये हमारे पास 13 होगा। और जब x का मान 13 है तो 100x का मान क्या होगा? 1300। बड़े आसान है मेरे दोस्त, ये बड़े सिंपल क्वेश्चन थे। चलिए मैंने इसको कर दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि 5 लगातार विषम संख्या का औसत हमारा m है। यदि अगले 3 विषम संख्या को भी शामिल किया जाए तो औसत में क्या वृद्धि होगी? 5 लगातार विषम x, x+2, ठीक है, x+4, x+6 और x+8। ये हमारे पास हो गया 5 लगातार ऑड। अगर हम ये कहें कि अगला 3 ऑड, तो अगला 3 ऑड हो जाएगा x+10, x+12 और मेरे दोस्त उसके बाद क्या हो जाएगा? x+14, है ना। 10, 12 और 14, उन तीनों को शामिल करना है। अब हमारा सवाल ये है कि पहले तो आप ये समझिए कि ये आपके पास 5 संख्या पहले से है, ठीक है। और दूसरी बात, लगातार ऑड है तो इनके बीच का डिफरेंस क्या होगा? इनके बीच का डिफरेंस एक समान होगा। अब लगातार ऑड नंबर होगी, उनके बीच का डिफरेंस एक समान होगा,
तो वैसे स्थिति में बीच वाली संख्या ही हमारा एवरेज होगा, यानी यही हमारा एवरेज है। यानी मेरा जो एवरेज है वो मेरे दोस्त x+4 है। ठीक है भाई, अच्छी बात है। अब आप ये देखो कि आपने जो शामिल किया है वो तीनों मिल के कितना है। ये हो जाएगा आपका 3x। एकदम ध्यान से देखना पहली बात क्या हो रहा है। आपने जो मेरे दोस्त शामिल किया है उसमें देख लो तीनों कितना ज़्यादा है। इन तीनों को शामिल करेंगे तो m जो है ना हमारा, m तो हमारा x+4 है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, x+4 से ही कितना ज़्यादा है मेरे दोस्त, बात समझना। x+4 से ही कितना ज़्यादा है, ये 6 ज़्यादा है। ई तो x+4 से ही कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है। x+4 से ही कितना ज़्यादा है, ये मेरे दोस्त 10 ज़्यादा है। यानी कि हमारे एवरेज से ये 6 ज़्यादा है, ये 8 ज़्यादा है और ये 10 ज़्यादा है। एवरेज से जितना ज़्यादा आप प्रवेश करवाएंगे उतना का ही आपको प्रॉफिट होगा। यानी 18 और 6 24, 24 का आपको प्रॉफिट होगा। और ध्यान रखना मेरे दोस्त, अगर आपको 24 का प्रॉफिट हो रहा है, एकदम फोकस करना, ये 24 का प्रॉफिट हो रहा है, इसका बंटवारा किस में होगा। कि 24 का जो प्रॉफिट हो रहा है ना उसका डिस्ट्रीब्यूशन वर्तमान लोगों में होगा। तो वर्तमान लोग हैं कितने, 5 और 3 8। 8 लोगों में जब ये बटेगा सबको 3 3 हिस्सा होगा, यानी औसत में जो वृद्धि होगी वो 3 की होगी। याद रखना, जब भी कोई समूह में आता है या समूह से जाता है तो वहाँ जो प्रॉफिट होती है वो मेरे दोस्त वर्तमान लोगों में बटता है। आज जो हमारा एवरेज था वो एक्चुअल में x+4 का ही मान एवरेज, मतलब x+4 ही मेरा एवरेज था। आई मीन m का मान x+4। ठीक है, तो मेरे दोस्त अभी जो हम नेक्स्ट 3 ऑड नंबर जो हम जोड़े थे, एक इससे हमारा 6 ज़्यादा था, एक इससे हमारा मेरे दोस्त 8 ज़्यादा था और एक हमारा इससे 10 ज़्यादा था, यानी कि 24। 24 की प्रॉफिट, 24 की प्रॉफिट हुई, उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जितना जितना सबको हिस्सा होगा उतना से एवरेज बढ़ेगा। तो हमारे पास टोटल संख्या है 8। अब 8 में 24 बांटेंगे तो 3 3 हिस्सा होगा, एवरेज हमारा 3 से बढ़ेगा, है ना। बड़ा आराम से मेरे दोस्त। अरे क्या बात करते हो, पहला नंबर 1 है तो अगला ऑड 3 होगा, अगला 5 होगा, अगला 7 होगा। देखो ऑड में कितने का वृद्धि है, 2 का वृद्धि है, 2 का वृद्धि है, 2 का वृद्धि है। हर ऑड में 2 का वृद्धि होता है? तब तो इसको x कह दोगे तो x+2 ही ना होगा, फिर 2 जोड़ोगे तो x+4 ही ना होगा। बात समझिए, लगातार ऑड हो या लगातार इवन हो, 2 2 का ही वृद्धि होता है। ठीक ठीक है सर, जो पटना नहीं आ सकता वो टेस्ट कैसे दे। जो पटना नहीं आ सकता वो प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर जाए और मॉर्निंग में जो हमारा टेस्ट चलता है 40 क्वेश्चन का, उसको वहाँ से वो परचेज करे 99 रुपये में और वहाँ से वो टेस्ट लगाए। वहाँ पर बोर्ड PDF, सॉल्यूशन PDF, क्वेश्चन PDF सब कुछ रहता है, वीडियोज़ भी रहता है ना, ताकि बाद में रिवीजन करने में कुछ भी खोजना नहीं पड़ेगा। ओके, दूसरा, फुल लेंथ सेट आपको मंडे टू फ्राइडे अपने रूम पर एक एक लगाना चाहिए अपना प्लेटफॉर्म वाली बुक से। और सैटरडे संडे हमारे संस्थान में भी टेस्ट चलता है। इसके लिए आपको प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट नाम का एप्लीकेशन है, वहाँ पर फुल लेंथ टेस्ट मिलेगा, वहाँ से आप लगा सकते हैं। ठीक है भाई, अब इस पे और देखो ये क्या है। कह रहा है कि सोहम की आयु पार्थ से 10 साल कम है। ठीक है, 8 साल पहले सोहम की आयु उसकी वर्तमान आयु की 3 गुनी थी, जो कि पार्थ की 2 गुनी आयु से 4 अधिक थी। सोहम की आयु क्या होगा। मेरे दोस्त हम देख रहे हैं कि सोहम पार्थ से 10 कम है, तब तो पार्थ सोहम से 10 अधिक होगा। एक काम करो, सोहम की उम्र को x मान लो, तो पार्थ का उम्र क्या हो जाएगा, x+10 हो जाएगा। सोहम जो था पार्थ से 10 कम था, तो पार्थ सोहम से 10 ज़्यादा होगा, बिल्कुल। अब हमें कह रहा है कि 8 साल पहले सोहम की आयु, ठीक है, 8 साल पहले सोहम की आयु सोहन के वर्तमान आयु की 3 गुनी थी। छोड़िए, इसको अगर कुछ देर के लिए हम मेरे दोस्त इग्नोर भी कर दें तो हमें दिक्कत नहीं होगा। देखिए वो कैसे, 8 साल पहले सोहम की आयु उसकी वर्तमान आयु की 3 गुनी थी, मतलब 8 साल पहले सोहम की आयु
उसकी वर्तमान आयु की 3 गुनी थी, जो पार्थ की 2 गुनी आयु से 4 वर्ष अधिक थी। तो क्यों ना मेरे दोस्त हम 8 साल पहले सोहम और 8 साल पहले पार्थ, इसका ही डिस्कस कर लें, बड़े आराम से काम कर पाएंगे। देखो कैसे। अब बताओ, 8 साल पहले सोहम जाएगा, सोहम अभी एक्स का है, 8 साल पहले हो जाएगा x-8 का। पार्थ, तो पार्थ अभी कितने का है, तो पार्थ अभी है x+10 का। 8 साल पहले जाएगा, तो मेरे दोस्त 8 हटा दीजिए। तो 8 साल पहले सोहम की उम्र, 8 साल पहले पार्थ का उम्र, तो हमें कहा गया कि 8 साल पहले सोहम की उम्र जो है पार्थ की उम्र के 2 गुने से 4 वर्ष ज्यादा के बराबर है। ठीक है, 8 साल पहले सोहम की उम्र पार्थ की उम्र के 2 गुने से 4 ज्यादा है। कोई बात नहीं, सॉल्व कीजिए। अब यहां से मेरे दोस्त हम देख लें, x-8 बराबर, ये हो जाएगा हमारा 2x, और ये प्लस में 4। आप देख सकते हैं कि क्या हो गया। आठ साल पहले सोहम की आयु 2 गुनी से 4 वर्ष अधिक है। सोहम की वर्तमान आयु क्या होगा? अब मेरे दोस्त ध्यान से देखो, कहीं पर कुछ मिस्टेक हुआ है, रुक जाओ। सोहम्स एज, समझना थोड़ा सा, यहीं पर कुछ थिंकिंग जो है वो रुका है। सोहम्स एज इज 10 years लेस देन पार्थ एज। कह रहा है 8 years एगो सोहम्स एज वाज 3 times हिज प्रेजेंट एज, विच वाज 4 years एगो मोर देन ट्वाइस पार्थ एज। अच्छा, ये जो हम एडवांस में दिमाग लगा रहे थे, एक्चुअल में ये बात है यहाँ पर दूसरा। ठीक है, ओके, बात यहाँ पर दूसरा क्या है, हमने मेन चीज को तो हाइडे कर दिया है ना, पता नहीं खोपड़ी कहाँ चढ़ने चला गया। आइए अब इस पर थोड़ा डिस्कस करें क्या है। 8 साल पहले सोहम की आयु उसकी वर्तमान आयु की 3 गुनी थी, जो पार्थ की आयु की 2 गुनी आयु से, जो पार्थ की 2 गुनी आयु से मेरे दोस्त 8 वर्ष अधिक थी। ये कहना ये चाह रहा है कि 8 साल पहले सोहम की आयु की 3 गुनी, 8 साल पहले सोहम की आयु की 3 गुनी पार्थ की आयु के 2 गुनी से 4 वर्ष अधिक है। 8 साल पहले सोहम की आयु, ठीक है, उसकी वर्तमान आयु की 3 गुनी थी, यानी 8 साल पहले जो सोहम की आयु थी उसकी वर्तमान आयु की 3 गुनी थी, जो पार्थ की 2 गुने आयु से 4 वर्ष अधिक है। इसको स्पष्ट लैंग्वेज में यहां पर यह लिखना चाहिए था कि 8 साल पहले सोहम की आयु के 3 गुना पार्थ की आयु के 2 गुने से 4 अधिक था। तब जाकर मेरे दोस्त हम यहां पर डिफाइन करते कि 3x-24, और ये मेरा 2x, और ये कितना हो जाता, तो मेरे दोस्त ये 4 और प्लस में 4। अब यहां से ये x हो जाएगा 24 और 8 32 हो जाएगा। सोहम की एज हमारा 32 हो जाएगा। तो हमें यहां पर स्पष्ट रूप से लिखना चाहिए कि 8 साल पहले सोहम की आयु की 3 गुनी उतना था
जो उसके पार्थ के दुगुने आयु से 4 वर्ष अधिक थी। ठीक है, तो 8 साल पहले सोहम की आयु उसकी सोहम की आयु की 3 गुनी उतना था जो पार्थ की आयु के 2 गुने से 4 वर्ष अधिक थी। तो बताइए सोहम की वर्तमान उम्र क्या होगा। तो इस तरह से सोहम की वर्तमान उम्र कितना आ गया मेरे दोस्त, 32 आ गया। ठीक है, एक एक्चुअल मेरे दोस्त लैंग्वेज ये है, इसका लैंग्वेज एक्चुअल में यही होना चाहिए। सोहम की आयु पार्थ से 10 वर्ष कम है, अच्छी बात है। ये कह रहे 8 साल पहले सोहम की आयु की 3 गुनी उतना था जो पार्थ की आयु के दुगुने से 4 वर्ष अधिक थे। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहां पर क्या किया, 8 साल पहले सोहम की आयु की 3 गुनी उतना था जो पार्थ की आयु के दुगुने से 4 अधिक था। आराम से सॉल्व कीजिए, एक्स का मान आ जाएगा आपका 32। वेरी सिंपल, सोहम का एज आ चुका है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो मेरे दोस्त कभी कभी हो सकता है टाइपिंग वगैरह में आगे पीछे हुआ हो, मैंने इसका लैंग्वेज सही कर दिया और इसका आंसर कितना है 32। चलिए अब इसको बताइए, इसको देखिए ये क्या है। कह रहा है कि किसी ठोस लंबवृत्तीय बेल, ध्यान देना अच्छे से। मेरे दोस्त ये कह रहा है कि किसी ठोस लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 5, इसकी ऊंचाई है 12, तो पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। ये तो मेरे दोस्त बड़ा आसान है। ओके, वो कैसे। अब देखो हमारे पास एक शंकु है, ध्यान से देखना। शंकु के आधार की त्रिज्या हमारे पास 5 सेमी है, शंकु की ऊंचाई हमारा 12 सेमी है। ये मेरा 5, ये मेरा 12, तो एल कितना हो जाएगा, 13 सेमी हो जाएगा। ठीक है, इसका पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, पाई आर और इंटू एल प्लस आर। तो पाई का मान 22/7, पाई 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 ही रहने दो। पाई आर हमारे पास 5 है, एल प्लस आर 13 और 5 कितना 18 हो जाएगा। देख लीजिए, 13 और प्लस में 5 हो जाएगा 18 × 5 = 90, 90 पाई। तो 90 पाई इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बड़े आराम से आप 90 पाई ले आओगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आप इसको देख सकते हैं, इसमें क्या लिखा है, 2.66666 प्लस 2.777 को भिन्न के रूप में बदलिए। ठीक है मेरे दोस्त, 2.666 का मतलब है 2.6 पर रेकरिंग। ठीक, और 2.777 का मतलब है 2.7 पर रेकरिंग। ठीक, अब यहाँ पर 2 और प्लस 0.6 पर रेकरिंग हो जाएगा, यहाँ पर हमारा 2 और प्लस 0.7 पर रेकरिंग हो जाएगा। अब 2 2 4 हो जाएगा, ये हमारा 6/9 है और ये हमारा 7/9 है। फाइनली हो जाएगा 4 और प्लस, ये हो जाएगा 13 और बटे में 9। तो क्या हो जाएगा, 9 चौको 36, 36 और 13 हो जाएगा 49, 49/9। बड़े आराम से आप काम कर पाएंगे, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सर पढ़ने वक्त नींद आता है और पढ़ने का मन नहीं करता है। पहले मन को एडजस्ट कीजिए कि हमें करना क्या है। अरे क्या दिक्कत है यार, तुम तो अजीब आदमी हो एकदम, जरा भी दिमाग उमाग नाम का चीज नहीं है। हम वही तो किए हैं यार, शंकु के आधार की त्रिज्या 5 है और शंकु की ऊंचाई 12 है। तो जब ये 5 ये 12 तो ये 13 नहीं होगा ट्रिपलेट से। और टोटल सरफेस एरिया क्या होगा शंकु का, पाई आर इंटू एल प्लस आर। तो पाई आर का मान 5 है, एल प्लस आर तो 13 + 5 18, 18 × 5 = 90 पाई है। इतना नॉर्मल सी बात समझने में दिक्कत है, क्या बात करते हो। हाँ मखा आ जाते हैं लोग, समझ में कुछ आ नहीं रहा है। देखिए अब ये देखो, रूट के अंदर 2116 इंटू स्क्वायर रूट के अंदर 48 और डिवाइड बाई एक्स बराबर हो जाएगा 92। तो बताइए एक्स का मान क्या होगा। अब मेरे दोस्त आप इसको थोड़ा सा अब ध्यान से देखो कि क्या है।
मैं तो कहूँगा बोथ साइड स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कर दोगे 2116 हो जाएगा और इनटू ये रूट के अंदर रह जाएगा 48 और अपॉन एक्स बराबर इधर स्क्वायर करोगे 92 × 92 हो जाएगा। मैंने बोथ साइड स्क्वायर किया है मित्र, बोथ साइड स्क्वायर किया है। ठीक है, चलो अब यहां देखना ये क्या है। पहले 4 से काट लो, 5 चौको 20, 2 चौके 8, 9 चौके 36 और ये 23 चौके 92। 23 से कटेगा 23 बार में, 23 से कटेगा मेरे दोस्त 4 बार में। 48 का 16 या 48 4√3 हो जाएगा, बट्टे में रूट एक्स हो जाएगा बराबर 4 है। 4 से 4 एक बार में कटेगा। फाइनली आप देखिए इधर √3 रह जाएगा, इधर रूट एक्स से गुना होगा तो ये रूट एक्स रह जाएगा। बोथ साइड स्क्वायर करोगे तो 3 बराबर एक्स हो जाएगा। तो ये हमारा एक्स का मान 3 हो जाएगा। ठीक है, क्या है, एक्स का मान 3 हो जाएगा। चलो इसको देखो, -1, 0 और 2, 6 से जुड़े हुए रेखाखंड को आंतरिक रूप से 2, 1 के अनुपात में। अच्छा ठीक है, -1, 0 और 2, 6 से जुड़े हुए रेखाखंड को आंतरिक रूप से 2:1 के अनुपात में बिंदु पर विभाजित किया जाता है। ठीक है, तो हमें कह रहा है कि बताओ सेक्शन पॉइंट क्या है। ये कह रहा है कि दोनों ये दो बिंदु है, इनको मिलाने वाली रेखा को 2:1 में विभाजित कर रहा है। सेक्शन पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, सेक्शन पॉइंट का एक्स निकालेंगे, हो जाएगा mx2 nx1 और बाई में m+n। ठीक, अब यहाँ देखो सेक्शन पॉइंट का y निकालेंगे तो my2 और प्लस ny1 और बटे में m+n। ठीक है, अब यहाँ से आप देखिए x बराबर mx2 तो 2 और गुने 2 हो जाएगा 4 और प्लस nx1 1 और इंटू -1 ये हमारा हो जाएगा -1 बाय m+n तो 2 और 1 हो जाएगा 3, यानी फाइनली x का मान 1 हो गया। y बराबर my2 करने जाएंगे तो y2 हमारे पास 6 है ना, लो m है 2, y2 हमारे पास 6 है तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। ny1 n हमारे पास 1 y1 0 है तो ये हमारा 0 हो जाएगा, प्लस m+n तो 2 + 1 3 हो जाएगा। तो y बराबर क्या होगा 12/3 यानी कि 4। x का मान 1 हो गया, y का मान 4 हो गया। x का मान 1 हो गया, y का मान 4 हो गया। ये तो बड़ी साधारण क्वेश्चन है, आराम से आप किए होंगे। चलिए इस पर आइए और देखिए ये क्या है। दोस्त मेरे ये हमारा कह रहा है एक समबाहुभुज का बहिष्कोण 40 है। बताइए सर बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं। तो 360 डिग्री में अगर एक बहिष्कोण से भाग देते हैं तो भुजाओं की संख्या आता है। 360 डिग्री में एक बहिष्कोण 40 से भाग दीजिए, भुजाओं की संख्या आ जाएगा। 9 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। और अब मेरे दोस्त आप इसको देखिए कि ये क्या है। अब यहाँ पर देखिए PQ एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र O है। कोई एक बिंदु R वृत्त पर स्थित है। RPO 39 है। RQP का मान क्या होगा। अब हमारे पास ये देखिए आप, PQ हमारा एक व्यास है जिसका केंद्र O है। कह रहा है कि
यदि कोई बिंदु आर वृत्त पर स्थित हो, आर वृत्त पर स्थित हो, तो आर पी ओ बराबर 39, आर पी ओ 39। ध्यान से देखिए मेरे दोस्त, आर पी ओ ये हमारे पास 39 है। ठीक, ये है व्यास, और वृत्त का व्यास परिधि पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, वृत्त का व्यास परिधि पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। 90 डिग्री है, ये हमारा 39 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा, तो आप देख लो, 90 प्लस 39, तो ये कितना होगा, ये मेरा 51 हो जाएगा। कैसे, त्रिभुज के तीनों कोण 180, त्रिभुज के तीनों कोण 180। हाँ मेरे दोस्त, आज बहुत ज़रूरी काम था, इसलिए आज मैं अर्जुन बैच आज मैं नहीं लिया था, कुछ बहुत ज़रूरी काम था इसीलिए। बाकी आप टेंशन मत लो, अपने टाइम पर कल से आपको चलते हुए नजर आएगा। ठीक है, इसको देखो, ये क्या है दोस्त मेरे, अब इसको ध्यान से देखो। एक आयत का परिमाप 34 है और उसका विकर्ण हमारा 13 है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। एक विकर्ण हमारे पास 13। देखिए, विकर्ण हमारे पास 13 है, ये हमारे पास 13 हो जाएगा। ध्यान से देखिए, अब आप देखिए, ये हमारे पास अगर 13 है, तो ट्रिपलेट से मेरे दोस्त क्या हो सकता है, ये हमारा 5, ये मेरा 12 तो हो ही सकता है। आयत है, ये 12 है तो ये भी 12 हो जाएगा, ये हमारा 5 है तो ये भी 5 हो जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल क्या होगा मेरे दोस्त, तो क्षेत्रफल हमारे देख लो ना, ये 13 है तो 5 12, 5 12 13 ट्रिपलेट, 5 है तो 5, 12 है तो 12। देखो परिमाप वेरीफाई हो रहा है, 12 5 17, 12 12 24, 24 10 34, बिल्कुल वेरीफाई हो रहा है। ठीक है, तो एरिया क्या हो जाएगा, लंबाई और गुने चौड़ाई, कितने हो जाएंगे, 60। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 60 हो जाएगा। ठीक है, 60। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अब ये देखिए, ये तो आप आराम से बैठा दीजिएगा, आपसे ही फॉर्मूला दिया हुआ है और आपसे कह रहा है कि कॉसेक 15 डिग्री। अब कॉसेक 15 लिखा हुआ है, तो आप एक काम कीजिए ना, इसको आप 45 और -30 तो लिख ही सकते। कॉसेक 15 है ना, कॉसेक 15, तो मेरे दोस्त 15 को 45 -30 तो लिख सकते हैं। ठीक है, ए का मान 45, बी का मान 30, ए का मान 45 और बी का मान 30। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, सेक 45 और सेक 30 हो जाएगा 2/√3, और बटे ये आपके पास क्या हो गया, टेन 45 और माइनस ये टेन 30 कितना, 1/√3 हो जाएगा। फाइनली आपको नजर आएगा ऊपर में 2√2 और नीचे हो जाएगा हमारा √3 -1। अब आप इसको रेशनलाइज कर लीजिए, √3 + 1 से गुना और √3 + 1 से भाग। अब आप यहाँ देख पाइएगा कि ये 2√2 हो गया, ये मेरा √3 + 1, और बाई a-b × a+b, a² और -b²। ठीक है, अब यहाँ से मेरे दोस्त ये चला गया 2 से 2, ये हमारा √6 हो जाएगा, प्लस √2 × 1, ये हमारे पास √2 हो जाएगा। तो इस तरह से √6 + √2, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है भाई, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
यदि कुछ प्रेक्षणों के माध्य और बहुलक का अंतर 69 है तो माध्य और माध्यिका का अंतर क्या होगा। ठीक है, अब मेरे दोस्त यहां पर देखिए कुछ बात हम आपको समझाते हैं। थ्री मीडियन और बराबर मॉड प्लस टू मीन। ठीक है, अब मेरे दोस्त ध्यान दो, माध्य और बहुलक का अंतर दिया है ना। ठीक है, अब देखो हम इधर से थ्री मीन को घटा रहे हैं और मित्र मेरे इधर से भी हम थ्री मीन को घटा रहे हैं। आप सोचिएगा कि आप कर क्या रहे हैं। हम दोनों तरफ से तीन मीन को घटा दिए, तीन मीन को घटा दिए। ठीक है, दोनों तरफ से देखिए बेनिफिट क्या हुआ, 4। इन दोनों में से तीन कॉमन कीजिए। ठीक, कि हमारे पास मीडियन और माइनस थ्री मीन और बराबर, आप यहां से देखिए ये हमारे पास मॉड है और दो गो मीन में से तीन गो मीन जाएगा तो एगो मीन बचेगा। समझ में आया कुछ। तीन मीन इधर से घटा दिया, तीन मीन उधर से घटा दिया, तो इधर मीडियन माइनस मीन और उधर मॉड माइनस मीन नजर आया। ठीक है, अब दोनों तरफ से माइनस कॉमन करके हटा दीजिए। ठीक है, या तो आप ऐसे काम कीजिए और नहीं तो मेरे दोस्त एक काम कर लीजिए दूसरे तरफ से। कहिएगा दूसरे तरह से क्या, आप ये देखिए कि आपको दिया हुआ क्या है, माध्य माइनस बहुलक। अगर माध्य माइनस बहुलक दिया है, ठीक है, 4, तो एक काम कर लीजिए मेरे दोस्त, एक मीन को इधर ऐड कर लीजिए और एक मीन को इधर ऐड कर लीजिए दोनों तरफ। इसको ऐड करने से क्या होगा कि मीन को इधर ही रहने दीजिए, माध्य को उधर से ले आइए मॉड को, बराबर। यहां हो जाएगा तीन गो मीन और तीन मीडियन उस पार जाके माइनस में तीन मीडियन। अब यहां पर ध्यान देना मेरे दोस्त, क्या दिया हुआ है हमारा, माध्य और बहुलक का अंतर 69, माध्य और बहुलक का अंतर है हमारा 69, बराबर। इधर से थ्री कॉमन लेंगे, मीडियन। अब यहां पर देख लो हमारा 3 से क्या हो जाएगा 23। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। हो गया भाई। एक बंद घनाभ की चौड़ाई और लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 12 सेमी, लंबाई की 25% और 50%। लंबाई 12 सेमी, चौड़ाई और ऊंचाई 25% यानी 1/4, और लंबाई का है 50% यानी 1/2। समझ रहे हैं ना, लंबाई का 25% चौड़ाई है और लंबाई का 50% ऊंचाई है। ठीक है, मुझे चाहिए संपूर्ण पृष्ठ एरिया, 2 × LB, ये हो जाएगा हमारा 3 और ये हो जाएगा हमारा 6। तो LB तो 12×3 = 36 हो जाएगा, BH तो 18 हो जाएगा और LH तो ये मेरे पास 72 हो जाएगा। अब ये हमारे पास 2 हो गया। अब यहाँ देख लो, ये 90, 90 और 36 कितने, 126, फाइनली हो जाएगा 252, 252। हो गया। अब आप यहाँ देखिए,
x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0, 2x प्लस 4y माइनस 16 बराबर 0। हलों की संख्या बताना है। आप जरा a1/a2 करिए, b1/b2 करिए, c1/c2 करिए। ये हमारा 1/2, ये भी हमारा 1/2 और ये भी हमारा 1/3। ये तीनों आपस में क्या है? बराबर। तो मेरे मित्र तीनों आपस में बराबर है, a1/a2, b1/b2, c1/c2। तो ये हमारा इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मामला है। ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मामला है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10वां पद a प्लस 9d। ए हमारे पास √2 है, 9 इंटू डी, T2 माइनस T1। 3 को √2 में 1 √2 जाएगा, 2 को √2 बचेगा, 18 √2, 1 √2 हो जाएगा 19 √2। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। मेरे दोस्त ये हमें कह रहा है कि सर इसके दोनों मूलों का गुणनफल क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अगर हम यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लेने चले जाएंगे, ये हो जाएगा c/a 6/6, कितना होगा 1। ठीक, तो ये हो गया हमारा मूलों का गुणनफल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। अब आपसे मेरे दोस्त यहाँ पर क्या कहा गया? आपसे कहा गया है 6x की पावर 4 प्लस 8x क्यूब 17x² प्लस 21x और प्लस 7। ठीक है, किससे भाग देना है? 3x² प्लस 4x और प्लस 1 से। ओके, अब यहां पर देखना, यहाँ 3x², यहाँ 6x की पावर 4 है। ऐसा करो मेरे दोस्त, 2x² से लगाओ। 2x² गुना 3x² हो जाएगा 6x की पावर 4, 2x² और इंटू 4x 8x³, 2x² इंटू 1 तो हो जाएगा 2x²। जैसे इसको घटाएंगे ये हमारे पास दोनों कैंसिल आउट होगा। 17 में 2 जाएगा, 15x² प्लस 21x और प्लस में 7। अब ये हो जाएगा हमारा क्या, 5। 5 से लगाइए, 5 से लगाइएगा तो ये हो जाएगा 15x², 5 चौके 20x और 5 एकम 5। अब यहां से मेरे दोस्त थोड़ा ध्यान देना, ये हमारा कैंसिल आउट हो गया। 21 में 20 गया तो x हो जाएगा और 7 में 5 गया तो 2 हो जाएगा। ठीक है, और यही जो रिमाइंडर हमारा x प्लस 2 नजर आ रहा है, वही क्वेश्चन में रिमाइंडर क्या बोला है, ax और प्लस में b। बस कंपेयर कर लीजिए, कंपेयर करिएगा तो a के जगह पर 1 है और b के जगह पर 2 है। a का मान 1 और b का मान 2, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है दोस्त, ये था हमारा 35। अब चलते हैं 36 की ओर। अब इसको देखिए, त्रिज्या r वाले एक गोले, त्रिज्या r और ऊंचाई 2r वाले एक बेलन के आयतन का अनुपात क्या होगा? गोला का आयतन होगा 4/3 पाई r³, इसमें दिक्कत नहीं है। बेलन का आयतन पाई, r²h। आइए रेशियो लेते हैं, पाई से पाई हमारा कैंसिल आउट हो गया, ये 2 दूनी हमारा 4 हो जाएगा, 2/3 r³ और इधर भी r³, r³ चला जाएगा, 2:3 हो जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, 2:3। ठीक है दोस्त, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या हमारा है, कहता है कि स्वाति स्टॉक बाजार में इतना रुपया निवेश करती है जो उसकी वार्षिक आय का 25% है।
मासिक आय क्या होगा? अब देखिए ना, सबसे पहली बात, इनकम का जो 25% है वो मेरे दोस्त 187 पर 30 इसके बराबर है। इनकम का 25% अगर इसके बराबर है तब तो 100% निकाल लेंगे तो इनकम निकल जाएगा। अगर इनकम का 25% इतना है तो 100% निकाल लेंगे तो इनकम निकल जाएगा। ये जो हमारा इनकम निकलेगा ये निकलेगा वार्षिक इनकम। ठीक, अब इस वार्षिक इनकम में हमें 12 से भाग देना होगा, तब जो आएगा वही हमारा मासिक हो जाएगा। मासिक इनकम आप सॉल्व करिए, 62,333 दशमलव समथिंग, इसी के आसपास इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। इसको देखो, ये क्या है? कह रहा है कि एक कांच के पात्र में 6 सफेद 8 काले 4 लाल और 3 नीले कंचे हैं। यदि पात्र में से एक कंचा यादृच्छिक रूप से चुना जाता है तो इसके काले या नीले होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा? आप एक ही कंचा चुने हैं ना, क्या होना चाहिए? काला या मेरे दोस्त नीला। काला या नीला, काला या नीला का मतलब 8 में से या 3 में से। ठीक है, तो 8 में से कोई एक होगा, या के लिए प्लस 3 में से कोई एक होगा, काला में से कोई एक होगा या नीला में से कोई एक होगा। जबकि निकाले हैं किस में से? 8 6 14, 14 और 7 मेरे दोस्त 21। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर होगा 11/21। 11/21। ठीक है भाई लोग, चलो देखो, प्रोबेबिलिटी के अंदर या का मतलब प्लस होता है और का मतलब गुणा होता है, और का मतलब गुणा होता है। अच्छी प्रकार फेंटी गई 52 ताश की गड्डी में से ये एक पत्ता यादृच्छिक खींचा जाता है। इस पत्ती के लाल रंग के अट्ठी होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा? सबसे पहली बात, लाल कलर में जो अट्ठी है यानी अट्ठा, फिर दोस्त वो कितने होंगे? लाल कलर में आपको पता होना चाहिए कि लाल पान होता है, और मेरे दोस्त दूसरा का क्या होता है? डायमंड, ईंट। ईंट, एगो अट्ठी मेरे दोस्त इसका होता है और एक पीस अट्ठी इसका होता है। एगो अट्ठी इसमें होगा, एगो अट्ठी इसमें होगा, इसका मतलब लाल कलर का 2 अट्ठी होता है। एक पत्ता चुने और लाल कलर की अट्ठी होगा तो इन्हीं दोनों अट्ठी में से कोई एक होगा, जबकि हम निकाले हैं किस में से? 52 में से, यानी हो जाएगा 1/26। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 1/26 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देखो, ये क्या है? ये आज का अंतिम क्वेश्चन है और देखते हैं क्या है ये। के किस मान के लिए ये जो हमें समीकरण दिख रहा है ना, हमें कहता है इसका एक मूल दूसरे का व्युत्क्रम है। पहले एक मूल दूसरे का व्युत्क्रम है वो तो बाद की बात है, पहले तो आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में तो लाइए। तो चलिए पहले आप k+1 से इधर गुणा कीजिए, तो हो जाएगा kx², kbx, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x² और माइनस में bx बराबर k-1 से इधर गुणा कीजिए, kax माइनस kc, है ना, या c के जो भी कहिए, -1 से करेंगे -ax और +c हो जाएगा। अब यहाँ देखो, x² वाले को एक साथ लेके आओगे तो हो जाएगा हमारा क्या? x², यानी k+1 और इंटू x² हो जाएगा, माइनस ये इसमें x है, इसमें x है, इसमें x है और इसमें x है, सबको एक तरफ ले आइए। अब जैसे ही लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? ये हमारे पास मेरे दोस्त देख लीजिए, x अगर हमारा कॉमन आता है, यहाँ हमारा हो जाएगा KB, यहाँ हो जाएगा हमारा ये KB हो गया, प्लस में B हो गया। उसके बाद ये इस पर आएगा माइनस में तो माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस में हमारे पास KA हो जाएगा। ये इस पर आएगा प्लस में और माइनस कॉमन लिए हैं तो माइनस में A हो जाएगा। ठीक है, मतलब समझ रहे हैं?
एक्स वाले को एक तरफ ला करके एक्स कॉमन कर लीजिए। इसके बाद जो बिना एक्स वाला बचेगा, बिना एक्स वाला एक ही है, वो मेरे दोस्त सी के है और प्लस सी है। सी के इधर आके प्लस में हो जाएगा और इधर सी आकर के माइनस में सी हो जाएगा, बराबर 0। ठीक है, अब आपको दिमाग लगाना है। क्या बोल रहा है मेरे दोस्त? अब हमें कह रहा है कि एक मूल दूसरे का व्युत्क्रम है। याद रखना, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी बराबर 0। अगर एक मूल दूसरे का व्युत्क्रम है, एक मूल दूसरे का व्युत्क्रम है, यानी अल्फा जो है वो 1/बीटा के बराबर है, तब तो अल्फा बीटा 1 हो जाएगा। अल्फा बीटा 1 होने का मतलब क्या है? मूलों का गुणनफल c/a, c/a मेरा 1 होगा। c बराबर कितना हो जाएगा? a हो जाएगा। अब c बराबर a हो जाएगा तो अब थोड़ा सोच के देखिए, c और a क्या है? c है अचर पद बिना x वाला, e है c, तो c हमारा ये हो जाएगा, c बराबर a। तो c कॉमन कर लीजिए, ये -1 हो जाएगा। ठीक है, ये ओके रह दीजिए, नहीं तो ये c, ये मेरा c है और बराबर a क्या है मेरा? e, a है मेरा k+1। अब मेरे दोस्त इसमें आप देख लीजिए, आपको तो k का मान चाहिए ना, k वाले को एक तरफ करिए, c इधर लेके आइए, 1 + c हो जाएगा, k उधर चला जाएगा, सी के और माइनस के। इसमें से मेरे दोस्त एकदम ध्यान से देखना यहाँ पर से हुआ क्या है। यहाँ हम कुछ नहीं किए हैं, बस ये मेरा अचर पद है, यही सी है, और ये मेरा एक्स स्क्वायर का गुणांक ये मेरा ए है, ए बराबर सी होगा। तो मेरे दोस्त हम यहाँ से, ये हमारा ए था, ये हमारा सी था, दोनों को बराबर किए। ठीक है, हमें के का मान चाहिए तो के को एक तरफ ले गए। अब के कॉमन लेंगे तो ये c-1 होगा और यहाँ पर 1 + c होगा। फाइनली के का जो मान होगा मेरे दोस्त, फाइनली के का जो मान होगा वो क्या होगा? 1 + c और बटा में c-1, यानी c+1 बटा c-1। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, c+1 बटा c-1। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास यहीं पर समाप्त हो गई मेरे दोस्त। मैंने कोशिश किया आपको बताने की, एक्स स्क्वायर को क्यों छोड़ दिए। अरे मेरे दोस्त यहाँ देख लो ना, कम से कम ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 एक द्विघात समीकरण है। अगर इसका एक मूल दूसरे का इन्वर्स है, तो यदि हम यहाँ पर इस द्विघात समीकरण के दो मूल अल्फा बीटा मानते हैं, तो अल्फा जो होगा वो बीटा के इन्वर्स के बराबर होगा। तो यहाँ से अल्फा इंटू बीटा हमारा 1 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा 1, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c/a, तो c और बटा में x गुना एक्स स्क्वायर का गुणांक a, तो हो जाएगा c/a बराबर 1। यहाँ से c बराबर a हो गया। जब भी कहे किसी द्विघात समीकरण में कि एक मूल दूसरे का व्युत्क्रम है, तो समझ जाइएगा c बराबर a। c मतलब अचर पद, a मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक ये है मेरा, और c मतलब अचर पद जिसमें x नहीं लगा, मेरा अचर पद हो गया। इसी को सॉल्व किया, a का मान आ गया। बहुत आसान था मेरे दोस्त, कहीं कोई दिक्कत नहीं था। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर हम दूसरे क्लास में। इसी तरह से अपना प्यार, अपना स्नेह, अपना मोहब्बत बनाए रखिए। पेड कोर्स में ये सब क्वेश्चन करवाइएगा कि नहीं? सब क्वेश्चन करवाना है। काहे आप घबरा रहे हैं? काहे इतना टेंशन में? चलिए अब यहाँ से साइंस का आपका डिस्कशन होगा। थैंक यू वेरी मच।